चलिए, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपकी जो है यूनिट 1 में पेपर 1 में यूनिट 2 जो है हम लोग कर रहे हैं और वो है आपके समीकरण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि क्या करते हैं कि एक इक्वेशन को दूसरी ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं कि इसके रूट्स जो है वो बदल जाए, और वो ट्रांसफॉर्म करने का जो है एक पर्टिकुलर जो है क्या होगा, नियम यानी कि रूल होगा कि अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको किसी को भी जो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसको k टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना है तो उसको किस तरह से करना है, ठीक है, और उसके नेगेटिव रूट्स चाहिए, ऑपोजिट साइन में रूट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू जो है -y वहां पे पुट करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो है कल मैंने बता दिए थे। और रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 1/y जो है पुट करते हो, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/y अगर पुट करते हो तो आप देखते हो कि इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, वो इक्वेशन जो है सेम रहती है। अब देखिए, एक इक्वेशन मैंने x में लिखी है, एक इक्वेशन मैंने y में लिखी है, तो आप देखोगे कि दोनों ही इक्वेशन जो है सेम है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है कुछ भी हो, इसका सॉल्यूशन तो सेम ही आएगा। ठीक है, वेरिएबल आप x लिखते हो, वेरिएबल आप y लिखते हो, तो भी सॉल्यूशन जो है आप जानते हैं कि सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन में क्या होता है कि जब भी अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1/y जो है यानी x का रेसिप्रोकल अगर इसमें पुट करते हैं, ठीक है, इसका व्युत्क्रम अगर जो है इस समीकरण में जो है उसका मान रखते हैं, तो उस समीकरण में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कोई भी चेंज जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो उस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, व्युत्क्रम समीकरण। ऐसा ही क्वेश्चन जो है, वैसे व्युत्क्रम समीकरण के जो सॉल्व एग्जाम्पल जो है आपकी किताब में दिए हुए हैं, तो आप उसमें जो है देख सकते हो कि किस तरह से उसको हल किया जाता है। लेकिन एक बार जो है 2017 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ही अलग तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, जो देखने से जो है व्युत्क्रम नहीं लगती है, यानी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं लगती है, लेकिन मैं उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाऊंगी। और इसके टर्म्स देखिए आप, यहाँ पे जो है कोई भी जो है इक्वल नहीं है। जब रेसिप्रोकल इक्वेशन के टर्म देखते हैं तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों सेम होते हैं, यानी कि ये a0 और an जो है दोनों सेम होते हैं। a1 और उसके बाद वाला an-1, अब मैंने जो है 4 में लिखी थी तो मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ। a1 और a3 जो है आप जानते हैं दोनों सेम था उसमें, और बीच का टर्म a2 जो है वो वही था दोनों इक्वेशन में। ठीक है, ये दोनों जो है क्या थे, यहाँ पे सेम थे। लेकिन जो इक्वेशन मैं लिख रही हूं आप इसमें देखो, आपको कहीं से भी ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं लगती है, ये नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 है तो यहाँ पे 64 है, यहाँ पे -85 है तो यहाँ पे -340 है, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं लग रही है। तो मैं क्या करूंगी, इसको कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, इसको जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो है क्या करूंगी कि एक नंबर m से इसको जो है मल्टीप्लाई करती हूँ। किस तरह से कि 4 काफी बड़ा है तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, x की पावर 4 m की पावर 4, 85 m की पावर 4 x 357 m क्यूब x स्क्वायर, और ये हो जाएगा m4 यहाँ पे भी m4 सॉरी m4 और ये हो जाएगा 64 m4 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं पहले m4 ठीक है। फिर जो है y mx इज इक्वल टू क्या करेंगे, y, ठीक है, mx इज इक्वल टू y जो है हम लोग पुट करेंगे। पहले जो है एक ऐसा नंबर
m की पावर 4 से जो है मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। फिर y इज इक्वल टू एम एक्स से एम एक्स इज इक्वल टू वाई जो है वो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये हो जाएगा 4 y की पावर 4 माइनस 85 क्या हो जाएगा m और y की पावर 3 प्लस 357 और यहाँ पे जो है हो जाएगा m स्क्वायर और ये होगा y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि m की पावर 4 है, एक m स्क्वायर रह जाएगा और बाकी जो है mx जो है वो क्या हो जाएगा y और माइनस 340 और ये m क्यूब y और यहाँ पे तो आप जानते हैं m की पावर 4 इज इक्वल टू 0 है ही। अब मैं कहती हूँ कि यह जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन है, यानी कि यह व्युत्क्रम समीकरण होगा। ठीक है, अब मान लेती हूँ कि ये व्युत्क्रम समीकरण है, तो आप जानते हैं कि ये a1 और यहाँ पे जो है ये a3 दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि a1 इज इक्वल टू a3, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या लेती हूँ कि ये जो आपके यहाँ से जो है m की वैल्यू किस तरह से प्राप्त होगी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये माइनस 85m इज इक्वल टू माइनस 340m क्यूब होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, माइनस 85m इज इक्वल टू माइनस 340m क्यूब होना चाहिए, क्योंकि समान होंगे ना। रेसिप्रोकल इक्वेशन में क्या होते हैं, ये दोनों टर्म्स जो है वो बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, एक तो m जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 85 अपॉन 340। 85 का जो है 4 टाइम्स इसका टेबल लगेगा, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो चलिए अब प्लस माइनस 1/2 है, तो मैं क्या करती हूँ, m इज इक्वल टू जो है 1/2 हम लोग लेते हैं और हमारी ये जो इक्वेशन है y में जो हमने कन्वर्ट की है उसमें m की वैल्यू पुट करते हैं। अब आप देखोगे कि किस तरह से ये रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती है, यानी व्युत्क्रम समीकरण बन जाती है। क्या करेंगे कि m इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू जो है किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन में। तो 4 y की पावर 4 माइनस 85 अपॉन 2 y क्यूब प्लस 357 तो है और m स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 y स्क्वायर माइनस 340 और ये हो जाएगा 1/8 y और प्लस यहाँ पे 64 और यहाँ पे हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे कि m की वैल्यू किस में पुट करनी है, ये जो इक्वेशन हमने y में कन्वर्ट की थी ना उसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 16 का जो है यहाँ पे सभी जो है टेबल लग जाएंगे, तो वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y4 85/2 y क्यूब। ठीक है, 357 से जो है 2 का वैसे भी टेबल नहीं लगेगा, न कि 4 का लगेगा, तो उसको ऐसे रहने देते हैं। लेकिन इसमें लग जाएगा ये 170 आएगा और अपॉन 4, क्योंकि 2 का टेबल यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे 16 जो है आप जानते हैं 16 4 जा 64, 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 y की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 170 y क्यूब और 357 जो है वो ऐसे ही रहेगा और माइनस 170 y और प्लस 16 इज इक्वल टू y। अब देखो यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, a0 इज इक्वल टू a4 माइनस 170
माइनस 170 आ गई, रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, चलिए अगर ऐसी इक्वेशन होती है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले जो है इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर, 170 वाई आ जाएगा यहाँ पे, और 357 जो है वो अकेला रह जाएगा, और ये 170 अपॉन वाई आ जाएगा, और ये 16 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी कि वाई स्क्वायर और 1 अपॉन वाई स्क्वायर के टर्म को एक साथ लूं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और माइनस 170 को कॉमन ले लूं, y प्लस 1 अपॉन वाई हो जाएगा, और 357 को वैसे भी कांस्टेंट है, अलग रहेगा। ये हो गया। अब इसको भी जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये जो y प्लस 1 अपॉन वाई है, इसको कुछ और टर्म हम लोग मान लेते हैं। लेट y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू स्मॉल z। चलो स्क्वायर करो, क्या जाएगा, वाई स्क्वायर 2y 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो चलिए वाई वाई कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और 2 है यहाँ पे, 2 बचा तो उसको उस तरफ ले जाते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है जेड स्क्वायर माइनस 2 आ गई, y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू जो है z आ गई। तो इक्वेशन हमारी जो है कौन सी थी, बाय क्वाड्रेटिक थी, उसमें किसमें चेंज हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो चलो कर लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस 170 y और प्लस 357 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करते हैं, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, z आएगा यहाँ पे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या मैं कहूँ द्विघात समीकरण को तो हम लोग किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हल होती है तो हमारे पास श्रीधराचार्य है, -32 -170 z प्लस 357 इज इक्वल टू 0। 16 जेड स्क्वायर माइनस 170 जेड, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 प्लस 325 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर मैंने तो पहले ही करके रखे हैं, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है क्या होगा। यहाँ इसके फैक्टर जो है हो जाएंगे आपके, अगर आप करोगे तो 130, देखो 16 इंटू पहले करना है, 16 इंटू 325, ठीक है, 16 इंटू 325, लेकिन इसको आप मल्टीप्लाई करते हो और जो नंबर आता है वो किसके बराबर है, वो क्या हो जाएगा, 130 और 40, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, अगर ऐड करते हो तो 170 आ गया, 16 जेड स्क्वायर माइनस 130 जेड माइनस 40 जेड प्लस 325 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से जो है आप जानते हैं कि 2z जो है कॉमन आ जाएगा, 8z, और माइनस जो है यहाँ पे कितना होगा, 65, और यहां से जो है 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 8z, और माइनस ये 65 इज इक्वल टू 0। तो 8z माइनस 65, और ये हो जाएगा 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये काम आपको करना है, हाँ, ये दोनों इक्वल कैसे आते हैं ये आप जो है कैलकुलेट करके देख लेना। तो 8z माइनस 65 इज इक्वल टू 0, 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 65 अपॉन 8, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 2। लेकिन z की वैल्यू क्या है,
y प्लस 1/y क्या लिखेंगे? y प्लस 1/y इज इक्वल टू 65/8, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/2। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8y² माइनस 65y और 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2y² माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और फिर से क्या आ गई? फिर से क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, यानी द्विघात समीकरण आ गई। और द्विघात समीकरण को जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 8y² माइनस 64y और माइनस y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8y जो है कॉमन आ जाएगा, y माइनस 8 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 8 जो है कॉमन आ जाएगा और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 1/8 आ गई। ये तो एक आई है। अब दूसरी सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 और यहाँ पे जो है 1 कॉमन आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये होगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/2। लेकिन अभी तक कहाँ पूरा हुआ है? चलिए y इज इक्वल टू क्या है? mx, यानी क्या है? x/2। mx है ना, m की वैल्यू कितनी ली थी हमने? तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x/2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 2y। तो चलिए y की वैल्यू पुट करते जाते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 16। फिर y इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू जो है वैल्यू आ जाती है आपके 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 और फिर जो है y इज इक्वल टू जो है आ जाता है 1/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 1। तो इसका सॉल्यूशन जो है देखिए ये आया 1, 4, 1/4 और 16। तो कैसी इक्वेशन थी, उसको कैसे हमने कन्वर्ट किया और किस तरह से किया, बहुत ही लंबी चौड़ी जो है इसकी प्रोसीजर थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पता है 10 मार्क्स में उन्होंने पूछा था पेपर में 2017 के। तो अगर जो है थोड़ा सा जो है आइडिया होता तो स्टूडेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको मैं आइडिया दे रही हूँ कि अगर इक्वेशन सबसे पहले चेक करना कि दी हुई इक्वेशन जो है व्युत्क्रम समीकरण यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, और कैसे पता चलेगा? उसके सहगुणों को यानी उसके कोफिशिएंट्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि सेम होते हैं, पीछे से और सॉरी आगे से जाओ और उधर पीछे से आओ तो आप देखोगे कि वही जो है एक जैसे अगर कोफिशिएंट आ जाते हैं तो वो समीकरण आपकी कौन सी हो जाती है? व्युत्क्रम समीकरण हो जाती है। चलिए आपको मुझे सिखाना है सिंथेटिक डिवीजन यानी कि संश्लेषित विधि, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिंथेटिक डिवीजन ये मुझे सिखाना है आपको।
ठीक है, सबसे पहले छोटे से सिखाऊंगी, फिर जो अब पता है आप जब स्कूल में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, देखिए इस तरह से, अब आपको कहा होगा कि x+1 से इसको डिवाइड करो, तो आप कैसे करोगे? पहले x+1 को किससे गुणा करोगे आप? x² से। तो चलिए x² से गुणा किया तो x³ + x² आया। फिर क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो ये दोनों टर्म तो जाएंगे, ये आ गया 2x² + x आ गया। फिर क्या करना है? इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² और प्लस यहाँ पे ये 2x आ गया। माइनस करोगे तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा, यहाँ पे -x और यहाँ पे ये +1, ठीक है, ये आ गया। फिर जो है क्या करना है? इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -x -1, और जब माइनस करोगे तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 2, ठीक है। तो क्या किया कि एक बहुपद यानी कि एक पॉलिनोमियल थी, उसको दूसरी बहुपद जो उसके कम घात की, यानी उसका पावर कम है, वह तभी डिवाइड कर सकते हैं, पावर कम होना चाहिए, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं जो करने जा रही हूं ना, मैं इतना पूरा ये नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मेरे जो है बहुपद यानी कि जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसमें x कौन सी है? चलिए त्रिघात है, यानी कि यहाँ पे क्यूबिक है, तो उसके जो भी टर्म्स के, जो वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट होंगे उनको देखूंगी। तो चलिए मैं कोफिशिएंट को देखती हूँ। यहाँ पे मैंने उनको ऐसे लिख दिया, क्या है? 1 3 1 1। अब जो है मुझे इस पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद को x+1 से जो है डिवाइड करना है, ठीक है। तो x+1 अगर = 0 करूं तो x वैल्यू कितनी आती है? -1, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं समझ में आए तो x -1, तो यहाँ पे जो है वैल्यू क्या है? -1। तो इस -1 से जो है इसका सिंथेटिक डिवीजन करूंगी, तो वही इस तरह से जो है हम लोग रेखाएं खींचेंगे, पहले इस तरफ फिर इस तरफ, और डिवीजन जैसे ही लग रहा है, डिवीजन में ऐसे ऐसे करते थे, इसमें जो है इस तरफ से ऐसे कर रहे हैं। जो इसका फर्स्ट टर्म है यानी कि जो x³ का कोफिशिएंट है, यानी x³ का जो गुणांक है, उसके नीचे मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी, उसके नीचे मैं लिखूंगी यहाँ पे 0। फिर जो है इस 0 और 1 को मैं ऐड कर दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझिएगा, आगे जो बार बार आपको ये करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ दूंगी, जोड़ने के बाद क्या आता है? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 1 आता है। फिर इस 1 को जो है मल्टीप्लाई करूंगी कौन से? -1 से। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आता है? -1, तो -1 को इधर लिखूंगी और इनको ऐड कर दूंगी तो ये 2 आ जाएगा। फिर जो है इस 2 को फिर से -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आएगा? -2, तो -2 मैं यहां लिखूंगी, फिर से इनको ऐड कर दूंगी, ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? -1, ठीक है। फिर से जो है मैं क्या करूंगी? -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? +1 और यहाँ पे ऐड कर दूंगी तो ये आ गया 2। तो जब हम लोग जो है x+1 से इस बहुपद को यानी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो ये जो 1 होगा वो होगा x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x², ये होगा x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, और ये होगा आपके अचर यानी कि कांस्टेंट, और ये होगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ये होगा शेषफल, क्या कहते हैं? रिमाइंडर। चलिए अब मैं यहां से हट जाती हूँ, जो मैंने भाग दिया था ना वहां से मैं हट जाती हूँ, आप दोनों देखो, कंपैरिजन करो।
पता समझ में आ गया? एक तरफ मैंने जो है अपने स्कूल टाइम में जो डिवाइड करते थे वो किया था, अब ये डिवीजन का तरीका जो है नया सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इस पॉलिनोमियल को मुझे x+1 से अगर डिवाइड करना है तो उसमें जो है, अब इसको लिखते कैसे पता है? जैसे अब मैं ये भी लिख के बताती हूँ, x³ + 3x² + x+1 इज इक्वल टू x+1 और ये आ जाएगा x² + 2x -1 और रिमाइंडर क्या आएगा +2। ऐसे लिखेंगे ना? तो डिवाइड करने के बाद जो है इसको चलिए अब मैं ऐसी इक्वेशन ले रही हूं यहाँ पे जिसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अभी मुझे सिंपल सा इक्वेशन एक यही याद आ रहा है कि x² + 4x + 3 = 0। सबसे सिंपलेस्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं ना, इसको कैसे कर सकते हैं? x+3 और x+1 = इसके जो है क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। और x = जो है -3 और x = -1 जो है इसका एक रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक रूट हो जाएगा। अब इसी को जो है मैं सिंथेटिक डिवीजन से करती हूँ। देखिए ये है 1, ये 4 और 3। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है? 0, तो आ जाएगा 1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। फिर इस 3 को जो है -1 से मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है? यहाँ पे, तो -0। ये मैं क्या बताना चाहती हूँ? मैं बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे जब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर आपकी 0 आ जाता है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो हमारी दी हुई जो है बहुपद कहें या पॉलिनोमियल कहें या इक्वेशन कहें, उसका एक जो इक्वेशन ही कहेंगे, बहुपद नहीं होगा। फिर अगर वो डिवाइड करने के बाद अगर = 0 आ जाता है तो वह जो है उसका क्या है? या तो कहेंगे फैक्टर है x+1 या -1 जो है उसका एक हल है। x+1 उसका एक फैक्टर है या -1 जो है उसका क्या हो जाएगा? एक हल हो जाएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पे? शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर कहीं पे भी अगर शेषफल 0 आ जाता है, किससे डिवाइड करते हैं किसी नंबर से और शेषफल 0 आ जाता है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा? x+1 उसका जो है क्या होगा? एक फैक्टर होगा, यानी कि गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आप +1 से करते हैं तो उसका जो है x-1 जो है उसका एक यहाँ पे फैक्टर होगा या 1 जो है उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और भी इसके जो है इसके ऊपर आधारित और भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा।